हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर 4 इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को रेलिवेंट इमेजेस के साथ इजी लैंग्वेज में और आसान ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सो लेट अस स्टार्ट। और अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कहता है कि जो हमारी धरती है वायु के घनी चादर से कवर है, ठीक है, घिरी हुई है चारों तरफ से। ऑल लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ, दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। तो सारे के सारे जो लिविंग जिंदा वस्तुएं हमारी धरती के ऊपर, जीव हैं हमारी धरती के ऊपर, सारे के सारे इस एटमॉस्फेयर लेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं जिंदा रहने के लिए। तो ये देखिए, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है जो कि हमारी धरती को चारों तरफ से इसने कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। एक ब्लैंकेट की तरह इसने हमारी धरती को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। हाँ जी, आगे कहता है कि इट प्रोवाइड अस एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज। तो ये क्या करता है कि हमें प्रदान करता है हवा सांस लेने के लिए, और हमें सुरक्षा प्रदान करता है फ्रॉम द हार्मफुल, जो खतरनाक इफेक्ट होते हैं, ठीक है, सन रेज के, सूरज की रोशनी के। मीन्स की जो अल्ट्रा वाइट रेज सूरज की होती है ना, उसको ये लेयर ऊपर ही सोख लेती है, उसको धरती के ऊपर नहीं पहुंचने देती। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, कहता है अगर ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन ना हो तो वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। अगर ये एटमॉस्फेरिक लेयर ना हो तो हम बेक होता है पक जाना, ठीक है। जैसे भट्टी में ईंटें पकाते हैं ना, तो उस तरह बोलता है कि हम भी पकना शुरू कर देंगे, ठीक है, जिंदा। तो रात के समय में, दिन के समय में और रात के समय में क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाएगा, ठीक है, और सारा कुछ जमना शुरू हो जाएगा। सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो इसी मास ऑफ लेयर के कारण ही जो हमारे धरती के ऊपर टेम्परेचर है और लिवेबल सा मीन की जीने योग्य बना हुआ है, ठीक है। तो इसी एटमॉस्फेरिक लेयर के कारण। तो डू यू नो को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। तो कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना, वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकृत ऊर्जा मीन्स की जो पृथ्वी की ऊर्जा निकलती है ना, उसको ट्रैप मीन्स की उसको पकड़ के रखती है, ठीक है, रोक कर रखती है, ठीक है, उसको तो अर्थ के ऊपर ही उसको रोक के रखती है। इट इज देयर फॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। तो इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोल देते हैं। एज विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव। तो इसके बिना अगर ये हीट ट्रैप ना करे तो हमारी धरती बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, ठीक है, टू कोल्ड हो जाएगी टू लिव इन, तो इसमें रहना मुश्किल हो जाएगा। हाउ एवर व्हेन इट लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, ठीक है, जो फैक्ट्री में स्मोक निकल रहा है, ठीक है, चलने के कारण। कार फर्म्स, तो ये होता है कार में से धुआं निकलना, ठीक है। वर्ड फ्यूम्स यूज किया है ना, वो यहाँ पे फ्यूम मीन्स के धुएं के लिए प्रयोग किया है, धुआं, कार में से धुआं निकलता है। द हीट रिटेन्ड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। रिटेन होता है रोकना, तो जो हीट रुक जाती है तो वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। तो इससे क्या होता है कि जो स्नो है हमारे, जैसे पता है कि हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल सारे स्नो से कवर रहते हैं, तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी। एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेस। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि समुद्र के पानी का लेवल बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। कॉज फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया। तो जो समुद्र के साथ वाला एरिया होता है ना, कोस्टल एरिया, वहाँ पे बाढ़ें आना शुरू हो जाएगी। देयर में बी ए डिसार्टिक होता है तेजी से चेंज आना शुरू हो जाएगा इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू ए एक्सटेंशंस। होता है कि
अंत कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन, तो ये कुछ प्लांट्स कुछ एनिमल्स विलुप्त कर सकती है इस पृथ्वी के ऊपर से। हाँ जी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देखते हैं कि सूरज की रोशनी हमारी धरती के ऊपर पड़ती है, ठीक है, धरती के ऊपर पड़ने से वापस ये बाहर जाती है, पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो ये लेयर होती है ना, इसमें ये ट्रैप करके अंदर ही रह जाती है, ठीक है। तो ये जो अंदर रहने के कारण क्या होता है कि जो हमारी धरती का टेम्परेचर जो है ना थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी धरती ज़्यादा ठंडी नहीं होती, तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो हीट हमारी धरती को गर्म रखती है, तो ज़्यादा जब इसमें पोल्यूशन आ जाता है, ठीक है, उसके कारण इसकी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, जिसके बारे में हमने देखा कि फ्लड आना शुरू हो जाएंगे। तो अब इसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कहता है कि डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। कहता है कि क्या आप जानते हो जो हवा हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, एक्चुअली असल में बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। बड़ा भाग मीन्स इसका मतलब हो गया कि कहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस है जो बनाती है बड़ा भाग इसके एटमॉस्फेयर का। तो आगे कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, हीलियम होगी, ओजोन होगी, आर्गन होगी एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। तो ये गैसें कम मात्रा में होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, कहता है इन गैसेस के अलावा टिन्नी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। टिन्नी डस्ट पार्टिकल धूल कण जो होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर। कहता है पाई चार्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है तत्वों के बारे में, इसके कौन कौन सा कितनी मात्रा में, उनके बारे में सारी जानकारी देगा। तो 4.1 पाई चार्ट को देख लेते हैं। तो इससे पहले ये देखते हैं नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो कहता है कि नाइट्रोजन इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो प्लेंटीफुल का मतलब होता है कि ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस अंदर लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। तो क्या कहते हैं कि इनहेल होता है अंदर लेना, एक्सहेल होता है बाहर निकालना, ठीक है। तो जब सांस लेते हैं तो कुछ मात्रा हम नाइट्रोजन की अंदर ले जाते हैं लंग्स में अपने, और बाद में उसको निकाल देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। पर प्लांट्स को अपने जिंदा रहने के लिए किसकी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले ये डायग्राम को देख लेते हैं, अच्छे पाई चार्ट को। तो ये हमारी जो सबसे ये देखिए, तो सबसे ज़्यादा की बात कर लेते हैं पहले। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे नाइट्रोजन होती है, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। उसके बाद हमारी ऑक्सीजन आ जाती है। तो ये दोनों उसने कहते हैं ब्लग बड़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। तो 21% हमारी क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। उसके बाद हमारी जो बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03 होती है, 03, ठीक है। तो 0.03% आ गई। उसके बाद आर्गन जो गैस होती है, आर्गन जो एक्चुअली ना इसको आर्गन जो गैस होती है बिल्डिंग वगैरह के काम में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्गन 0.093% होती है। तो अदर डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो सारे मिला के 0.04% होते हैं। तो ये टोटल 100% आपका बन जाएगा। तो ये सारी गैसेस मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बनाती है। तो आगे देखते हैं, दे कैन टेक, हाँ जी, आगे कहता है दे कैन नॉट टेक। कहता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो सीधे तौर पे जो नाइट्रोजन वो अब अंदर नहीं ले सकते। जैसे इंसान सीधा सांस लेता है, ऑक्सीजन अंदर चले जाती है उसके, पर प्लांट्स ऐसे नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉयल and root from some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use। तो डायरेक्टली नहीं लेते, जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनकी रूट्स में, उनके द्वारा
ठीक है, जो कुछ प्लांट्स अपनी रूट के द्वारा नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, इसकी फॉर्म को चेंज करके फिर वो अपने यूज़ में लाते हैं प्लांट्स, ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं ले सकते। ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है, ठीक है, तो सेकंड नंबर पे प्लेंटीफुल ज़्यादा मात्रा वाली जो गैस आ जाती है हमारी ऑक्सीजन आ जाती है इन द एयर, हवा में। तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, तो जो ह्यूमन इंसान हो गए, जानवर हो गए, तो ऑक्सीजन लेते हैं हवा में से सांस लेने के लिए। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब करते हैं, अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, तो क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन निकालते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन का कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है स्थिर रहना। देखो इंसान क्या करते हैं, इंसान और जानवर क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जब भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी धरती के ऊपर है एक बैलेंस बना हुआ है, कांस्टेंट बैलेंस बन जाता है कि ना ज़्यादा ऑक्सीजन कम होती है ना नाइट्रोजन बढ़ती है, ठीक है, जितने इंसान लेते हैं उतने पौधे पैदा कर देते हैं, जितने पौधे उनको चाहिए उतने इंसान पैदा कर देता है। इफ वी कट ट्री देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब, अब ट्री कट कर देंगे तो ये बैलेंस कहता है बिगड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस है। इसके बाद ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, तो ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, तो किसके लिए, अपना जो भोजन बनाना होता है तब उन्होंने, तो उसके बदले वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन, तो देखो अब इंसान और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमन और एनिमल सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय प्लांट विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। तो अब क्या होता है कि जो जानवर है, तो इंसान मिलके जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, ठीक है, तो उसके बदले में जो प्लांट्स है उतनी ऑक्सीजन भी छोड़ देते हैं, उतनी लेके, तो इससे एक परफेक्ट बैलेंस बनाया हुआ है, कुदरत ने इस तरह का बैलेंस बनाया है, वो ना ही कम होता है ना बढ़ता है, तो परफेक्ट बैलेंस बन गया है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट, पर ये अपसेट भी होना शुरू हो गया बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो हम ईंधन को अंधाधुंध जला रहे हैं, फ्यूल जल रहा है, सच एज कोल एंड ऑयल, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल्स में कोयला आ गया, फ्यूल्स में सारा कुछ आ जाता है, जो घरों में लकड़ी वगैरह बालते हैं ना, फ्यूल्स का यूज़ करते हैं गाँव में, और वो सारा उसका भी सारा बीच में ही आ जाता है इसका। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, तो बिलियंस टन कार्बन डाइऑक्साइड इनके जलने के कारण एटमॉस्फेयर में आ गई है, और ईच ईयर हर साल आ रही है। एज ए रिजल्ट द इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, तो इसकी बढ़ती हुई जो मात्रा है ना, ठीक है, उसने धरती के ऊपर जो वेदर मौसम और जो हमारा जलवायु है उसको अफेक्ट करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर असर डालना शुरू कर दिया। आगे कहता है व्हेन एयर इज हीटेड, कहता है कि जब हवा गर्म होती है, इट एक्सपेंड्स, तो ये क्या करती है, फैलना शुरू हो जाती है, बिकम्स लाइटर एंड गोज अप, तो ये हल्की होके ऊपर को उठना शुरू हो जाती है। कोल्ड एयर इज डेंसर, तो संघनना के कारण, ठीक है, जो कोल्ड एयर होती है ना, डेंसर होता है संघनन, ठीक है, तो उससे क्या होती है कि जो कोल्ड ये तो ऊपर चलेगी गर्म होके, ठीक है, एक्सपेंड फैल के ऊपर चलेगी, उसकी जगह पे ठंडी हवा उसकी जगह को फिल करने लग जाती है। दैट्स वाई इट स्टैंड्स टू सिंक डाउन, तो वो ठंडी हवा उसके नीचे आना शुरू कर दी। व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशिस देयर टू फिल द गैप्स, दैट इज हाउ एयर सर्कल टेक्स प्लेस, तो इस तरह एयर सर्कल टेक प्लेस लेता है। जब हवा गर्म हो जाती है, ठीक है, तो वो ऊपर उठना शुरू कर देती है, ठीक है, और संघनन होना शुरू हो जाती है। कोल्ड एयर जो होती है संघनन होके नीचे की तरफ
जो हवा ऊपर चली जाती है उसकी जगह को लेना शुरू कर देती है। ठंडी हवा मीन्स कि नीचे आना शुरू हो जाती है और गर्म हवा ऊपर चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह एक सर्कल बना रहता है। कहता है रीड एंड पॉन्डर्स, पॉन्डर होता है विचारना, कहता है इसको पढ़ो और विचारो। इज ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस इशू इन टूडेज वर्ल्ड, क्या ग्लोबल वार्मिंग एक सीरीज इशू है आज के समय में? तो ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कुछ न्यूज़ इकट्ठा की हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड में से, इसको आप देख सकते हो। तो इसके बारे में आपने खुद विचार करना है, बताना है। हाँ जी, तो अब स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। तो और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सतह से शुरू होकर जो हमारी एटमॉस्फेयर उस 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये कौन कौन सी है? ये सारी लेयर्स है। कहाँ से शुरू होती है? अर्थ की सतह से। तो ये नीचे से शुरू हो जाती है। ये देखिए पहली ट्रोपोस्फेयर आ गई, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आ गई, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर आ गई, उसके बाद थर्मोस्फेयर आ गई, उसके बाद एक्सोस्फेयर आ गई। तो अब पहले हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, तो जिसमें हम सांस लेते हैं हवा, ठीक है, वो यहीं पे होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म अक्कर इन दिस लेयर। तो ये सारे वेदर फिनोमिना भी इसी लेयर में होता है। हाँ जी, तो ये डायग्राम के द्वारा देखिए, ये पहली जो लेयर होती है हमारी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रोपोस्फेयर। हाँ जी, यहाँ से देखिए ये धरती से 13 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। तो क्या होता है कि वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग थी कि हम इस एयर में सांस लेते हैं। तो कि ऑलमोस्ट सारी की जो वेदर फिनोमिना होता है कि जो हमारा जो मौसम से रिलेटेड सारी घटनाएं इसी में होती है। जैसे धुंध पड़ना, बारिश होना, ओले पड़ना, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं इसी में होती है, पहली लेयर में ही सारी ये घटना, चक्रवात आना, तो सारी घटना पहली लेयर में होती है। उसके बाद हमारी आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, making condition most ideal for flying aeroplanes. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from harmful effect of the sun rays. हाँ जी, तो ये दूसरी लेयर जो हमारी होती है वो आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये देख सकते हो, अब 13 से 50 किलोमीटर तक फैली होती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर भी हमारी इसी में आ जाती है। तो याद रखना, ओजोन लेयर इसी में आ जाती है। तो दूसरा क्या है कि ये दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। तो किसी तरह की वेदर से रिलेटेड कोई घटना इसमें नहीं होती, तो आइडल होती है। इसीलिए जो एरोप्लेन होते हैं ना हमारे इसी लेयर में चलते हैं, ठीक है। तो क्यों चलते हैं? क्योंकि ये वेदर फिनोमिना से अलग होती है, यहाँ पे कोई भी कुदरती घटनाएं नहीं होती जो फर्स्ट लेयर में होती वैसी। तो एक हमारी ओजोन लेयर भी इसी लेयर में आ जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारी ओजोन लेयर भी आ जाती है। तो इसके बाद हमारी आ गई मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये तीसरी लेयर आ जाती है एटमॉस्फेयर की। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर तक ऊपर फैली होती है। मेट्रॉइड्स बर्न अप दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो मेट्रोस यहीं पे आके बर्न होते हैं। तो ये देखिए ये 50 से 80 किलोमीटर हो गई, ठीक है। ये थर्ड लेयर हमारी आ गई। तो ये मेट्रोज होते हैं जो जिसको हम तारे भी बोल देते हैं, टूटते हुए तारे। तो इस लेयर में आके क्या होते हैं, जल जाते हैं, हमारी धरती की सतह में एंटर नहीं हो पाते, इसी लेयर में आके वो जल के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मेट्रोस देख सकते हो। तो दूसरा ये कोल्डेस्ट लेयर भी होती है। तो याद रखना सबसे ठंडी लेयर भी ये होती है। तो 50 से 80 किलोमीटर तक हो गई है। इसके हमारी थर्मोस्फेयर आ गई। इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हायर आइनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट इज एक्सटेंड्स बिटवीन
80 to 400 kilometer. This layer helps in radio transmission. In the fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth to the earth by this layer. तो कहता है कि रेडियो सिग्नल इसके द्वारा ट्रांसमिटेड किए जाते हैं। तो इसके बारे में जो थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि तो इसकी जो हाइट होती है आगे 80 से 400 किलोमीटर तक चलेगी, ठीक है। तो इसको थर्मोस्फेयर बोलते हैं, तो इसको बारहमंडल हिंदी में बोल देते हैं। थर्मोस्फेयर के बीच में एक और लेयर्स होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, आइनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी आइनोस्फेयर के कारण जो हमारी धरती का सिग्नल जो सैटेलाइट्स का होता है तो ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। तो यहाँ पे एक प्रकार की एक बिजली के अणु पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमारी याद रखना 80 से 400 किलोमीटर तक होती है थर्मोस्फेयर। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है, ठीक है, हॉटेस्ट लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उसके बाद होता है एक्सोस्फेयर आ गई हमारी। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। अपर मोस्ट लेयर को एक्सोस्फेयर बोलते हैं। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर होती है, बहुत कम थिन एयर होती है। तो एक लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। तो यहाँ से मीन्स कि आपका स्पेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है इस लेयर में। ये देखिए आगे ये एक्सोस्फेयर आ गया, तो यहाँ पे हमारा स्पेस शुरू हो जाता है 400 किलोमीटर से जो ऊपर चला जाता है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है यहाँ पे ओनली। हाँ जी, तो बाकी हिस्सा इस वीडियो का हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो पार्ट सेकंड का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो पार्ट सेकंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पार्ट।